नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि कल था आपका 9 अगस्त 2023 और सीएचएसएल का एग्जाम था। फोर्थ शिफ्ट की जो एनालिसिस है हम सवेरे लेकर के आते हैं, यदि क्वेश्चन मिल गई तो सारे के सारे क्वेश्चन ये अमृतेश श्रीवास्तव जी इन्होंने हमें आज के डेट में 9:03 में सेंड करे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि सर जो है पहुँचते पहुँचते लेट हो गया इसीलिए नहीं कर पाया। कोई नहीं भाई, मैं भी कहाँ, आराम से ही सेंड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतने कष्ट उठाए। भैया एक प्रश्न इन्होंने बताया है, आर्टिकल रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। भैया मैंने आपको बता रखा है 3-4 आर्टिकल। एक तो आपका आर्टिकल 51 का ए जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, इसके अपने आप में 11 भाग हैं, तो इन्हें ध्यान रख के जाना है। दूसरा मैंने बताया है आपका एक आर्टिकल 19 है, इसके अपने आप में कई सारे पार्ट हैं, 6 पार्ट बेसिक हैं, इनको भी ध्यान रखना है। एक आर्टिकल 243 है, इनमें नगर पालिका है ना, सहकारी समिति और ग्राम पंचायत तीनों को एक साथ रखा गया है, जो कई सारे ग्रुप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। जो बोलूंगा वहां से क्वेश्चन आएगी जरूर। 15 साल बिताए हम इसमें, 15 साल भाई, है ना, तो थोड़ा बहुत सुन लिया कीजिए, काम आएगी। ठीक है, तो ये आपको जो नेशनल एंथम और फ्लैग की रक्षा करना जो बोल रहे हैं, ये हमारा सबसे पहला ही आर्टिकल है, क्योंकि पहले देश तब कुछ भैया, है ना। तो आर्टिकल 51 के ए में कहा गया है कि राज्य की जो नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उनका सम्मान करना और राष्ट्र के संविधान का जो है पालन करना, ये दोनों बात यहीं पे कहा गया है आर्टिकल 51 ए के 1 में। आर्टिकल 51 ए के बी में क्या कहा गया है कि उन सभी वाक्यों को या फिर आदर्श वाक्यों को संजोना तथा उनकी पालन करना जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित किया है या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया है, यह आर्टिकल 51 के ए के 2 में कहा गया है। आर्टिकल 51 के ए जो सी होंगे, यानी ए के 3 कहिए या सी कहिए, उसमें अखंडता, संप्रभुता और एकता की रक्षा करना है। एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा 51 के 1 के सी में करना है, और इससे रिलेटेड पूरा सीट ही मैं आपको दे चुका हूं। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे, तो बिना टाइम गवाए आगे चलता हूं। जैसे अगर डी में बात करेंगे तो देश रक्षा के लिए हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसको याद रखने के लिए मैंने एक बात भी बताया था कि जब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आते हो, तो जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आती है, उसमें एक कॉलम ऐसा रहता है कि जरूरत पड़ने पे आपको सेना में जाना पड़ेगा। खास करके मैं रेलवे से जुड़ा हूं, तो मुझे रेलवे की बात पता है। मैंने उसमें भरा है कि यस आई, मतलब रेडी रहूंगा मैं, है ना। हालांकि ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पहले आपसे भरवा के लिए आता था कि अगर जब जरूरत पड़ेगा तो आपको जो है सेना में भी जाना पड़ेगा काम करने, तो वो अपना जो है रहता है यस करना पड़ता है ना। तो ये चीज जो बात है आपको डीपीएसपी में कहां मिलेगा, आर्टिकल 51 के ए में के डी में मिलेगा कि अगर देश की जरूरत पड़ी तो आपको जो है सेवा प्रदान करना है। इसके अलावा सबसे लास्ट याद नहीं रखना है, आर्टिकल 51 के ए के 11 याद नहीं रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा से संबंधित चीजों को जोड़ा गया और 11वां फंडामेंटल जो ड्यूटीज बनी थी, तो आपको ऐसे ही पता है कि भाई शिक्षा वाला लास्ट है, तो कोई बात याद करने की है ही नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया M1 मनी से पूछा गया, पूछा चाहे जो भी गया होगा, जो मैं बताऊंगा वहां से आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने पूरा नहीं लिखा है। M1 मनी से देखिए, मैंने आपको बता दिया है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में अपने पास 4 पैमाना है, M1, M2, M3 और M4। इको का क्वेश्चन है ना। तो ये M1 का क्या मतलब है? M1 का क्या मतलब है? जो भी लिक्विडिटी है बाजार के अंदर, आरबीआई के अंदर, आपके पास कमर्शियल बैंक के अंदर, ये सब क्या है? M1 है। और सबसे ज्यादा मुद्रा क्या होती है बाजार में? M1 ही होती है, क्योंकि और जो है और सब M1 के साथ ऐड होके बनते हैं। जैसे अगर आप M2 की बात करें तो M2 कैसे बनते हैं? M1 प्लस डाकघर में जो मांग जमा है, डाकघर में जो मांग जमा है उसको मिला के हम बना देते हैं M2। ठीक है, और ये मांग जमा क्या होता है, सावधि जमा क्या होता है? जैसे आपने डीमेट अकाउंट देखा होगा, बैंक सब में लिखा रहता है, एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक बार पैसा डालो कभी नहीं आप निकाल सकते हो, एक टाइम पीरियड के बीच में। एक ऐसा होता है कि आज पैसा डालो 2 मिनट के बाद निकाल लो, तो इसे बोलते हैं, है ना। कई सारे अकाउंट है, तो इस प्रकार से जो है ये M1 मुद्रा में मिल के जो है अन्य मुद्रा तैयार होती है। जैसे आप मैंने बताया था चारों, उस दिन डाकघर वाला पूछा था तो मैं बताया था। ठीक है, तो M1 में अगर आप डाक के सावधि जमा को जोड़ देंगे, है ना, तो ये क्या निकलेगा भाई? तो ये निकलेगा आपका, माफ कीजिएगा, डाक के मांग जमा को जोड़ देंगे, डाक के मांग जमा को जोड़ देंगे तो निकलेगा आपका M2, है ना। डाक मांग लिख देता हूं यहाँ पे, डाक मांग जमा बराबर M2। ठीक है, अगर M2 M3 निकालना है तो M1 तो रहेगा ही रहेगा, M1 सब में कॉमन है, M1 रहेगा ही। पास में बैंक के पास जो भी जमा है सावधि
सावधि जमा हो चाहे समय जमा हो, जो भी जमा है वो आपको इसमें ऐड करना है, तो यहाँ से M3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि M4 जो है ये भी थोड़ा दुर्लभ होता है। ये क्या होता है, M2 M3 होता है। एक तो M3 अपने आप में इतना दुर्लभ है ना, कि M3 क्या है भाई, कि M1 में जो भी बैंक में जमा है सभी प्रकार के, चाहे वो बॉन्ड प्रकार के हो, सावधि हो, करंट वाला अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, जो भी आ रहा है सब आपको M2 M1 में जोड़ना है, तो ये M3 बन जाता है। अब इस M3 में भी जोड़ना है आपको कौन सा, कि डाकघर की कुल जमा जोड़ देना है, मांग प्लस सावधि, तब बन जाता है M4। तो इतना लंबा नहीं खींचना है आपको M1 क्या होता है, जो भी लिक्विडिटी है बाजार में, RBI बैंक आपके पास, हमारे पास जो 10-5 रुपए पड़े हैं, ये सभी क्या है, M1 मुद्रा में है। मैंने आपको बता दिया कि बाजार में सबसे कम मुद्रा कौन सा रहेगा, तो M4 रहेगा, क्योंकि भाई इसमें इतनी जटिलता है, कहां से रहेगा, है ना, तो समझ रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा मुद्रा कौन रहेगा बाजार में, तो M1 रहेगा। तो चाहे जो फॉर्म में क्वेश्चन पूछा हो, आंसर यही बीच में छिपा हुआ है। बेगम अख्तर इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड, भैया गजल गाती है, इन्होंने लिखा भी है और अच्छा सही लगाया होगा, गजल गाती है बेगम अख्तर। इनकी जो है पास्ट है ये आप भी जानते होंगे भैया। गजल अख्तर काफी जो है गजल के लिए, मतलब बेगम अख्तर गजल के लिए काफी फेमस है। जगजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा, जगजीत सिंह साहब हमारे बीच नहीं है, ये भी गजल के गायक हैं, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बेगम अख्तर को कुछ अवार्ड भी मिले गए थे, जैसे आपका बेगम अख्तर का 1972 के अंदर इनको जो है संगीत नाटक अकादमी दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी दिया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि इनके अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, है ना। इसके अलावा इनको 1975 में पद्म भूषण दिया गया था, हाँ पद्म भूषण दिया गया था, 1975 में, ये बात भी ध्यान रखेंगे बेगम अख्तर को। इसके अलावा ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर टू विन विंबलडन इन 2023 रोहन बोपन्ना, हमारा आंसर तो सही है, लेकिन ये लैंग्वेज सही नहीं है। इन्होंने जो है रोहन बोपन्ना ने सेमीफाइनल तक जग गया था, है ना, लेकिन यहाँ पे जो है ये विन लिखे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रहा है। इसके अलावा जो आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे, मेरे ख्याल से जो अभी जो एक्टिव खिलाड़ी हैं टेनिस में, ये सबसे ज्यादा उम्रदराज हैं, तो ऐसे भी आप मार देंगे। इसके अलावा जो टेनिस के खेल हैं, है ना, उसमें जो है आपका लिएंडर पेस से रिलेट करके ओलंपिक का क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, तो उन्हें भी ध्यान रखें। इनके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, RBI गिव्स लोन टू बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड, व्हाट इज कॉल्ड। आपका बैंक रेट है CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। मैंने सब कुछ बता चुका है, चारों फार्मूला एक ही वीडियो में बता चुका है प्रैक्टिस सेट के दौरान। अच्छा, जो प्रैक्टिस सेट चल रही 57 वीडियो वाली, अरे भाई 57 वीडियो पढ़ाऊंगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे फैक्ट जमा होते होते ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो भाई इसमें क्या इतना कि भाई ज्यादा है कम है, तो क्या मैं 5 क्वेश्चन बता दूं, यही 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। तो मुझे जितना आता है उतना तो मैं आपको बताऊंगा। आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाने आया हूं भाई, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, है ना। तो भाई पढ़िए, है ना। कोई एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि ये इतनी जो है इतना ज्यादा क्वेश्चन, इतना ज्यादा फैक्ट, ये जो है मुझे कैसे याद होगा। तो अब भैया वीडियो एक बार देखिए, एक बार PDF देखिए, आपको जो है काम हो जाएगा याद। अगर आप मेरी वीडियो को सही से सुनते हैं तो याद करने में मशक्कत नहीं होती होगी, ये तो प्रमाणित है ना भाई। क्योंकि भाई कोई भी किताबी लैंग्वेज तो होती नहीं है ना। मैं तो ऐसे समझा देता हूं कि आपको जो है कभी सो के भी उठोगे तो याद रहेगा, और यही एक होना चाहिए टीचर की। ऐसा नहीं कि किताब जैसे पढ़ दिए, कुछ भी किताबी ऐसा उठाया, कहीं से कॉपी पेस्ट किया, पढ़ दिए, तो भाई किताब में तो लिखा ही है तो मैं वहीं से पढ़ लूंगा, तुम्हें फॉलो करने की क्या जरूरत है ना। चलिए, तो यहाँ पे अब बैंक दर और रेपो रेट, कल मैं रेपो रेट बताया था आपको कि क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। जब आपका पूछा गया था कि जब रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो तो बाजार में मुद्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, तो मैंने उसको रिलेट करके बताया था कि एक PNB बैंक बनाया था और एक RBI बनाया था। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो RBI में अपना पैसा जमा करता है और इस पर RBI इसको ब्याज देता है। इसी का उल्टा रेपो रेट क्या हो जाएगा कि जो RBI है ये कॉमर्शियल बैंक को देता है, तो यहाँ पे रेपो रेट हो जाएगा। यहाँ पे जो है आंसर रेपो रेट हो जाएगा। इसके अलावा एक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन वो नाम बहुत अजीब था इसीलिए याद नहीं आ रहा। मणिपुरी, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है, हो सकता है चोंगई हो सकता है थबल चोंगवा हो, जो मैं बार बार एक अभी ट्रेंड में चल रहा है, ये हो सकता है आपका लू निगाई हो, लू नगाई, ये भी पढ़ा चुके हैं। ये सब में से कोई हो सकता है तो बताइएगा कमेंट करके जिनका एग्जाम था। बाद बाकी आंध्र प्रदेश वगैरह में कुचिपुड़ी वगैरह है, घंटा मर्दाला वगैरह है, ये सब। इसके अलावा नागालैंड में भी कई सारे जनजातीय नृत्य है जो मैंने आपको पहले बता रखा है। मणिपुरी में थांगटा वगैरह और भी कई सारे हैं, मणिपुरी है, थांगटा है, याओसांग है, थवल चोंगवा है, ये सब जो है मणिपुरी के अंदर है, तो ये भी बता रखे हैं। ओडिशा के अंदर भी कई सारे हैं, नौखाई है, नवकलेश्वर है, गोटीपुआ
हुआ है, ओडिशा ओडिसी है, धनु यात्रा है, जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये सब ओडिसी ओडिशा के अंदर है। छऊ भी हो जाएगा, है ना, तो ये सब ओडिशा के अंदर है। घुमुरा है, घुमुरा घुमरा है तो वहां का है, राजस्थान का। ये घुमुरा है तो घुमुरा हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। तो ये सब में से कोई मिले तो बताइएगा। इसके अलावा एक यहाँ पे लिखा है इन्होंने, केरला इज फेमस फॉर व्हिच फेस्टिवल। ओनम था ऑप्शन में, ओनम राइट आंसर है। ओनम जो है 10 दिन तक मनाया जाता है। ओनम कितने दिन तक? 10 दिन तक। पोंगल कितने दिन तक? 4 दिन तक। ये दोनों कौन सी त्योहार है? ये मकर संक्रांति वाला त्योहार है, ठीक है, मकर संक्रांति के समय। ये उगादी जो है, ये उगादी कौन सी है? नववर्ष वाली। और बिहू कौन सी है? मकर संक्रांति प्लस नववर्ष दोनों वाली। बिहू कहाँ का रहेगा? असम का। उगादी कहाँ का रहेगा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का। ओनम कहाँ का रहेगा? केरल का। पोंगल कहाँ का रहेगा? तमिलनाडु का, ठीक है। इस पोंगल में कौन से भगवान? सूर्य भगवान। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक प्रश्न यहाँ से और भी कुछ छूटा गया, एक प्रश्न यहाँ से, एक यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ केरला तक देख लिए थे। व्हाट इज नॉट अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो हरित क्रांति आया था उस पे जो है बैड इफेक्ट क्या नहीं है, या फिर नकारात्मक प्रभाव किसका नहीं है? कौन से स्टेटमेंट दिया गया होगा? 4, उसमें से एक पूछा गया होगा कि ग्रीन जो हरित क्रांति आया था उनका प्रभाव क्या नहीं है जो निगेटिव इफेक्ट डालता है ना। तो भाई कई सारे ऑप्शन देखने से पता चलेगा। इन्होंने एक लिखा है स्टेटमेंट वेल ऑप्शन थे सर, माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया मैंने मार्क कर दिया, बाकी सब नेगेटिव इंपैक्ट था। तब होंगे भाई, तभी तो किया है, क्योंकि भाई जो कथन वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा कौन सुटेबल है वो आपको देखना पड़ता है। कभी कभी आंसर ना होते हुए भी टिक करना पड़ता है और वही सही होता है, क्योंकि उसके जगह पे और उसका कोई चारा नहीं है ना। तो भाई पहले ग्रीन हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। हरित क्रांति सबसे पहले दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग ने इंट्रोड्यूस करवाया। भारत में स्वामीनाथन ने इंट्रोड्यूस करवाया। कब आया? 1967 में। कहां पे आया? पहले पंजाब में। किस पे असर डाला सबसे अधिक? गेहूं के अंदर। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे कौन से गेहूं के अंदर, तो मैक्सिकन गेहूं पर जो है सबसे ज्यादा असर डाला। हरित क्रांति का क्या लक्ष्य है? उन्नत किस्म के बीज और खाद का प्रयोग करके, है ना, खाद्यान्नों के पैदावार को जो है बढ़ाना, ये हमारा हरित क्रांति का लक्ष्य है। श्वेत क्रांति का कौन है? वर्गीज कुरियन है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा क्वेश्चन तो इतने ही प्राप्त हुए, लेकिन आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो मिलवाऊंगा ही एग्जाम में भाई। तो आ जाओ थोड़ा बहुत। ये जो अर्जुन पुरस्कार मिला है 2022 वाला, इसे जरूर से जरूर देख के जाएं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन में क्वेश्चन कहीं से बचा नहीं है स्पोर्ट वाली, तो अब यहीं से उठाना स्टार्ट करेगा ये, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा सा देख के जाए भैया। जैसे मैंने 2 तो याद करवा दिया है, ये जो आपका शतरंज का है आर परागनंदा और भक्ति कुलकर्णी। कल इनसे भी क्वेश्चन आया था कि मैग्नस कार्लसन को कौन हराया, तो मैग्नस कार्लसन को जो है प्रागनंदा हराया था, है ना, GTX क्रिप्टो कप के अंदर, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। बाद बाकी जो आपका कुछ इसमें खिलाड़ी हैं, ये PDF मैं अभी तुरंत ही दे दूंगा, इसे देख लीजिएगा कि अर्जुन पुरस्कार किसे मिला। बाद बाकी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और सीट मैंने यहाँ पे रखा है कि ICC अवार्ड जो भी मिले हैं हाल फिलहाल में, यानी हाल फिलहाल क्या 22 वाला चल रहा है अभी, तो 22 में जो भी ICC अवार्डी हैं उनको जरूर ध्यान रखें, आपको काम आएगा। जैसे रेणुका सिंह का कल पूछ दिया गया था इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022, है ना, तो ये रेणुका सिंह है भारत का वुमन में। और पुरुष में कौन है? मैक्रो जॉनसन, SSH खेलता है, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, इमर्जिंग प्लेयर हैं। इसके अलावा जो सूर्य कुमार यादव है T20 के प्लेयर हैं, पिछले साल ICC का। महिला में T20 का तालिया मैकराथ है। ODI में चाहे ओवरऑल क्रिकेट में जो मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 है, ये बाबर आजम है। इसके अलावा महिला वनडे में चाहे ओवरऑल वनडे में मतलब मैच में महिला में से ICC के लिए चुना गया है नेट स्कैवर, ठीक है, ये इंग्लैंड के हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।